good evening everyone. My name is Jaya. Welcome again to Clear IAS channel. आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आई हूँ, द यूनिवर्स. ठीक है. Before starting this topic, please like, share and subscribe this channel and please मुझे comment section में बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो and also अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. लास्टली प्लीज गो चेक आउट clearias.com, क्लियर आईएएस वेबसाइट. वहाँ पे आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. यूनिवर्स. तो द यूनिवर्स, ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, मेनली बिग बैंग थ्योरी. उसके बाद हम गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, हमारी गैलेक्सी होगी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. एंड जो मेजर चीज इसमें पढ़ने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार. कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस स्टार के फॉर्मेशन में क्या आते हैं, वो सारी चीज हम इस यूनिवर्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो पहले आता है हमारा यूनिवर्स. तो यूनिवर्स क्या हो गया, एक वास्ट स्पेस दैट सराउंड अस, उसको हमने एक तरीके से यूनिवर्स बोल दिया. एंड ये मोस्टली एक एम्प्टी स्पेस होता है. एंड जो यूनिवर्स में हमारा क्या क्या आ गया, डिस्टेंट स्टार्स आ गए, सैटेलाइट्स आ गए, एंड हमारा खुद का अर्थ एंड बाकी के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो गए वो हमारे यूनिवर्स में आ गए. ठीक. अब यूनिवर्स के बारे में किसी को ये तो पता नहीं था कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक, उसकी लिमिट कितनी है. बट हमने एस्टिमेट लगा दिया कि यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी के पास 100 बिलियन स्टार्स हैं. और अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं, सो वो क्या हो गया हमारा, इट की जो सन है वो सस्टेन करता है ऑल द लाइफ ऑन आवर प्लैनेट, मतलब हमारे अर्थ के लिए. एंड ये जो सन है ये क्या है, वन ऑफ द बिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्टार जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है. वेराज जो प्लैनेट्स हो गए, अर्थ प्लैनेट हो गया अर्थ का, जिसपे जो लाइफ थ्राइव करती है, वो भी एक एक बहुत ही टाइनी सी स्पेक है, टाइनी सा प्लैनेट है एक वास्ट स्पेस में, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं. ठीक. एंड फिर इनिशियली अगर हम स्टार और आगे पढ़ेंगे, बट हम इनिशियल देख लेते हैं. ये जो स्टार है वो स्टार कैसे बनते हैं. स्टार जो है फॉर्म होते हैं, स्टार अकर्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, दैट इज ग्रुप्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं. ठीक है. जो स्टार होते हैं वो एक क्लस्टर से फॉर्म होते हैं. ठीक है. एक ग्रुप से फॉर्म होते हैं, बिलियन ऑफ स्टार्स, और उसी को हम लोग गैलेक्सीज कहते हैं. हम गैलेक्सीज आगे बढ़ेंगे, बट ये हमारा बेसिक हुआ यूनिवर्स. अब हम यहाँ पे वो देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. तो हमने जो मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट हमने देखा है यूनिवर्स को और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने बिग बैंग थ्योरी को ही हमने एक्सेप्ट किया है. बिग बैंग थ्योरी को हम लोग एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं. जो एडविन हबल थे 1920 में, उन्होंने एविडेंस दिया कि जो यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है, वो एक्सपैंड हो रहा है. एंड जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, गैलेक्सीज क्या हो रही हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं. एंड जो डिस्टेंस है गैलेक्सीज के बीच में वो भी बढ़ रहा है. एंड देयर बाय यूनिवर्स इज कंसीडर्ड टू बी एक्सपैंडिंग. बट यहाँ पे जो एक्सपेंशन है यूनिवर्स का, उसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन दी गैलेक्सीज. की जो गैलेक्सीज के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. मतलब गैलेक्सीज दे आर नॉट एक्सपैंडिंग, रादर देन जो मैटर है गैलेक्सीज के अंदर का, ठीक है, जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द कोर ऑफ गैलेक्सीज, वो इंक्रीज हो रहा है. उसके बीच में जो है डिस्टेंस बढ़ रहा है. सो पर्टिकुलरली गैलेक्सीज नहीं, बल्कि उनके अंदर का जो मैटर है गैलेक्सीज के अंदर का, दे आर एक्सपैंडिंग. ओके. अब हम आते हैं बिग बैंग थ्योरी की तरफ. So, in the beginning, all the matter forming the universe existed in one place in form of a tiny ball, singular atom with an unimaginable small volume, infinite temperature and infinite density. So, ये एक छोटे से पॉइंट में, छोटे से सिंगुलर एटम में, टाइनी बॉल में क्या है, एक छोटे से पॉइंट में सारा जो भी मैटर से, जिस भी मैटर से यूनिवर्स बनता है, वो इस छोटे से पॉइंट में है. ठीक है. इस छोटे से सिंगुलर एटम में है, जिसका टेम्परेचर पता नहीं कितना है, जिसकी डेंसिटी पता नहीं कितनी है, एंड वॉल्यूम तो बहुत ही कम है. ठीक. सो इसमें सब कुछ जो यूनिवर्स को बनाने की जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब इस टाइनी सी बॉल में है. ठीक. अब क्या हुआ, अब जब इतनी टाइनी सी बॉल है तो क्या होगा, वो फटेगा. जब बहुत कुछ है उसके अंदर तो फटेगा. तो फिर बिग बैंग हुआ. बिग बैंग हुआ तो ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ. ह्यूज एक्सप्लोजन से क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ. ठीक है. अब जो इवेंट है बिग बैंग का, वो कब हुआ था, वो 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर दी प्रेजेंट हुआ. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक. Expansion continues even to the present. As it grew, some energy was converted into matter. कुछ energy matter में convert हो गई.
and there was particularly rapid expansion within a fraction of second after the bang. फिर जैसे ही बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद क्या हुआ, कुछ ही सेकंड्स के बाद बहुत तेजी से यूनिवर्स एक्सपैंड होने लग गया। देयरफॉर एक्सपैंड, उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत तेजी से एक्सपैंड हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या हुआ, एक्सपेंशन स्लो डाउन हो गया। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद इन द फर्स्ट 3 मिनट्स, पहले 3 मिनट में ही जो बिग बैंग इवेंट के पहला एटम हमारा क्या हुआ, फॉर्म हुआ था। विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स क्या हुआ, पहला एटम फॉर्म हुआ। उसके बाद 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग जो टेम्परेचर वो ड्रॉप हो गया 4500 केल्विन, और उसने एटॉमिक मैटर को फिर एटॉमिक मैटर हमारा आया, फिर यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे, तो पहले क्या हुआ, इनिशियली बात करेंगे तो इनिशियली क्या हुआ, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, ठीक, एक्सप्लोजन हुआ ना, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, एक्सप्लोड हो गया, टाइनी बॉल में था, उसके बाद वो एक्सप्लोड हो गया। उसके बाद ये कब हुआ, ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थी, मतलब एक ही पॉइंट पे सब बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद 13.7 बिलियन ईयर्स ईयर्स में आपका क्या हुआ, बिग बैंग हुआ। ठीक, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, फर्स्ट 3 मिनट्स में क्या हुआ, फर्स्ट एटम फॉर्म हुआ। फर्स्ट 3 मिनट में फर्स्ट एटम फॉर्मेशन हुआ। ठीक, फर्स्ट एटम फॉर्मेशन के बाद अगर हम देखेंगे कि कुछ फिर इसी में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए बहुत तेजी से रैपिड एक्सपेंशन होने लग गया। फिर अगर हम देखेंगे आफ्टर 4 लाख ईयर्स, ठीक है, 4 लाख ईयर्स, आफ्टर 4 लाख ईयर्स क्या हुआ हमारा, माइक्रोवेव, ठीक है, कॉस्मिक माइक्रोवेव ये रिलीज हुआ। ठीक है, अब इसको किसने, ये कॉस्मिक माइक्रोवेव रिलीज हुआ तो इसको किसने सपोर्ट किया इस चीज को, जो कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर था, ये एक नासा का प्रोजेक्ट था, उन्होंने बोला कि आफ्टर 4 लाख ईयर्स ऑफ द बिग बैंग कॉस्मिक माइक्रोवेव रिलीज हुआ। ठीक, जब माइक्रोवेव रिलीज हुआ तो क्या हुआ, डार्कनेस हो गई कुछ टाइम के लिए, अबाउट फ्यू 100 मिलियन ईयर्स के लिए डार्कनेस हो गई। ठीक, उसके बाद फिर विजिबल लाइट, यूवी रेडिएशन आई, तो ये आएगा, फिर ये पॉइंट आया हमारा कि फिर हमारा अराउंड 3 लाख ईयर्स, फिर बिग बैंग, यहाँ पे मतलब पहले माइक्रोवेव हुआ, माइक्रोवेव के बाद डार्कनेस हुई, डार्कनेस के बाद क्या हो गया, ये हमारा विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, यूवी रेडिएशन, ये सब हुआ। ठीक है, यूवी रेडिएशन ये सब फॉर्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा 3 लाख ईयर्स के बाद, बिग बैंग के बाद, ठीक है, 3 लाख ईयर्स ऑफ बिग बैंग, उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ 4500 केल्विन पे, एंड फिर एटॉमिक मैटर हमारा आया, एंड यूनिवर्स फिर क्या हुआ, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हुआ, गैलेक्सीज हुआ, एंड इनिशियल स्टार जो फॉर्म हो गए वो फर्स्ट बिलियन में ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, एटॉमिक एटॉमिक मैटर आया, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स आए हमारे, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हुए, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। एंड इनिशियल स्टार अगर हम देखेंगे तो वो कब फॉर्म हुआ, वो 1 बिलियन ईयर्स, फर्स्ट बिलियन ईयर जो था उसी में फॉर्म हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपैंडेड। ठीक है, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट और एक्सपैंडेड हो गया। ये एक हमारा सम अप है बिग बैंग थ्योरी का। ठीक है, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, बिग बैंग, फर्स्ट 3 मिनट में हमारा एटम फॉर्मेशन, फिर 4 लाख ईयर में कॉस्मिक माइक्रोवेव, उसके बाद कॉस्मिक माइक्रोवेव के बाद जब ये माइक्रोवेव रिलीज हुआ तो डार्कनेस हो गई कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर विजिबल लाइट, यूवी रेडिएशन हुआ। देन 3 लाख के बाद हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, तो फिर फॉर्मेशन, टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, एटॉमिक मैटर आया, फॉर्मेशन ऑफ स्टार हुआ, गैलेक्सीज हुआ, एंड इनिशियल स्टार फॉर्मेशन वो विद इन फर्स्ट 1 बिलियन में ही हो गया था। देन हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ एंड ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपैंडेड। फिर एक हमारी आती है, ये सारी जो थ्योरीज थी, ठीक है, ये फिर आता है हमारे एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी आती है जो है हमारी होयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। तो इन्होंने, होयल्स ने ये बोला कि जो यूनिवर्स कुछ एक्सपैंड नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह पे है, ठीक है, टिका हुआ है, एक ही पॉइंट पे है, उस यूनिवर्स की कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। होयल्स कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं, होयल्स ने ये बोला। बट जो बाकी की जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, उन्होंने ज्यादातर फेवर किया ये एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को, क्योंकि उनके पास कुछ एविडेंसेस थे। उनके पास एविडेंस में क्या था, उन्होंने पहले बोला कि जो गैलेक्सी है वो दूर जा रही है। ठीक है, गैलेक्सी दूर क्यों, कैसे उनको पता लगा, क्योंकि जो हमें रेड शिफ्टेड लाइट जो है हमें वो ज्यादा दिख रही है,
ठीक है, जो बाकी की जो गैलेक्सी जो लाइट है बाकी की गैलेक्सी से जो आ रही है वो थोड़ी सी रेड शिफ्टेड है। ठीक, अब जो ये रेड शिफ्टेड लाइट है तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि गैलेक्सीज जो है दूर जा रही है बिकॉज ऑफ दैट रेड शिफ्टेड लाइट। एंड ये इससे एक और चीज पता लगी कि इनिशियली जो यूनिवर्स जो था, स्टार्ट ऑफ द जो यूनिवर्स था वो एक सिंगल एक्सप्लोजन से हुआ। उसके बाद उसके बाद गैलेक्सीज दूर गई कैसे पता लगा हमको, क्योंकि हमें एक ये रेड शिफ्टेड लाइट हमें दिख रही है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कॉस्मिक माइक्रोवेव की वजह से भी। तो जो इन्होंने ये इंटरप्रेट किया कि जो रिलेटिवली जो यूनिफॉर्म बैकग्राउंड रेडिएशन था इज द रिमेन्स ऑफ एनर्जी जो क्रिएट हुआ है आफ्टर द बिग बैंग। ठीक है, मतलब जो कॉस्मिक माइक्रोवेव हमें मिला है वो हमें कैसे मिला है, वो बस वो बचा कुचा एनर्जी का, ठीक है, पार्ट था जो बिग बैंग थ्योरी जो बिग बैंग में क्रिएट जो बिग बैंग के बाद जस्ट क्रिएट हुआ था। तो इसकी वजह से ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड आया। ठीक, तो ये इन सब एविडेंसेस की वजह से उन्होंने बोला कि नहीं, बिग बैंग थ्योरी इज करेक्ट, बिग बैंग थ्योरी ही सही है, बाकी कोई थ्योरी सही नहीं है। ठीक, बट एक और थ्योरी आई थी जो हमारी थी नेब्यूला हाइपोथेसिस। ठीक है, नेब्यूलर हाइपोथेसिस भी एक थ्योरी आई थी। इसको किसने दिया था? इसको दिया था जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांत। उसके बाद फिर ये रिवाइज हुआ था बाय मैथमेटिशियन लाप्लेस इन 1796। तो नेबुलर हाइपोथेसिस में बेसिकली ये बोला था कि जो प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल जो एक यूथफुल सन से एसोसिएट होते हैं, एंड जो सन है वो स्लोली रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ, जो प्लैनेट्स हो गए वो एक क्लाउड ऑफ मटेरियल से निकल के बने हुए हैं। ठीक है, जो एक यूथफुल और जो वो जो क्लाउड ऑफ मटेरियल है ये यूथफुल सन से एसोसिएटेड है, एंड वो सन स्लोली स्लोली रोटेट कर रहे हैं। ये हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस था। ओके, तो इतना, आई होप इतना क्लियर हो गया आपको बिग बैंग, नेबुलर हाइपोथेसिस एंड जो इंटरप्रिटेशंस और एविडेंसेस के बेसिस पे भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों बिग बैंग थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट किया था। अब हम आते हैं गैलेक्सी पे। ठीक है, तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एक वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स व्हिच आल्सो कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड्स मेनली ऑफ हाइड्रोजन gas dust isolated in space from similar system. Galaxies are formed due to gravitational attraction of initial matter formed in the universe. ठीक है, जो जब यूनिवर्स बना था तो उसमें जो मैटर्स थे, ठीक है, उनके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उन मैटर्स की वजह से ये हमारा गैलेक्सी बना। ठीक है, एक क्लम्प ऑफ गैसेस, मतलब गैलेक्सी जब हम आगे मैंने बताया था तो क्या था गैलेक्सी? बेसिकली जो स्टार्स जो होते हैं, ये जो जितने भी स्टार्स है जो हमारे यूनिवर्स में है वो अकर होते हैं एक फॉर्म ऑफ क्लस्टर में, एक ग्रुप में। ठीक है, और वो जो मतलब जो फॉर्म ऑफ क्लस्टर जो ग्रुप होते हैं उसके तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, एंड उन्हीं बिलियंस ऑफ स्टार को हम गैलेक्सी बोलते हैं। सो जब यूनिवर्स हमारा बिग बैंग हुआ, जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ, तो ये जो भी इनिशियल मैटर थे, जो स्टार्स जो भी थे, वो अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो एक क्लम्प ऑफ गैसेस बन गए, क्लस्टर ऑफ गैसेस बन गया, व्हिच गिव राइज टू दी गैलेक्सीज। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे मतलब इस गैलेक्सी में भी अब अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं गैलेक्सी का, तो गैलेक्सी क्लासिफाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के बेसिस पे गैलेक्सी कौन कौन सी है? एक स्पाइरल हो गई, ठीक है, एक इलेप्टिकल होती है, शेप के बेसिस पे इलेप्टिकल, एंड नेक्स्ट हमारी होती है इरेगुलर। तो जो स्पाइरल अगर गैलेक्सी की बात करेंगे तो जो मिल्की वे है, मिल्की वे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है डिस्क शेप्ड स्पाइरल गैलेक्सी का। एंड इसमें बहुत सारे स्टार हमें पता है, ठीक है, उसके सेंटर में, मिल्की वे के सेंटर में बहुत सारे स्टार्स हैं, एंड इसमें जो पॉपुलेशन है ऑफ ओल्ड स्टार की वो सेंटर में है, एंड जो यंगेस्ट स्टार जो है वो उसके आर्म्स में, मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट स्टार है, ठीक, वो सेंटर में है, और उसके जो सबसे यूथफुल स्टार्स होते हैं, जो नए यंगेस्ट स्टार होते हैं, वो उसके बाहर है, आर्म्स पे है। ठीक, स्पाइरल गैलेक्सीज जो है वो सप्लाई उनके पास बहुत सारे इंटरस्टेलर गैसेस हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, नए ब्राइट यंग स्टार फॉर्म होते हैं। ये थोड़े से स्मॉल और लेस ब्राइट होते हैं, बट ड्यू टू बिकॉज ऑफ हैविंग सो मच इंटरस्टेलर गैसेस, ये स्मॉलर बट लेस ब्राइट एक न्यू यंग स्टार्स हमेशा फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं इलेप्टिकल पे, तो इलेप्टिकल में क्या होता है कि जो स्टार डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इतना
यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक, हमारी गैलेक्सी अगर हम बात करते हैं स्पाइरल गैलेक्सीज में, तो स्पाइरल गैलेक्सी कैसी होती है, ऐसी ऐसी होंगी। ठीक है, तो बीच में क्या होता है, ओल्ड स्टार होता है, फिर यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, जो नए स्टार्स जो फॉर्म होते हैं वो हमारे बाहर की तरफ होते हैं, यंग स्टार हमारे बाहर की तरफ होते हैं। तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। बट इलेप्टिकल में क्या होता है कि इलेप्टिकल में स्टार डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, एंड ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं स्टार के वो बहुत ही ओल्ड होते हैं, कोई भी न्यू स्टार फॉर्मेशन नहीं होता है उनमें। एंड इलेप्टिकल, ऑल्दो हम इलेप्टिकल की अगर बात करेंगे तो जो ब्राइटेस्ट गैलेक्सीज जो होती हैं वो इलेप्टिकल से ही आती है। ब्राइटेस्ट गैलेक्सीज से आती है, इलेप्टिकल से आती है। अब अगर हम इरेगुलर की बात करेंगे तो इरेगुलर में जो 1/10 जो भी गैलेक्सीज के स्टार होते हैं वो इरेगुलर में होते हैं। ठीक है, इरेगुलर कंप्राइज 1/10 ऑफ ऑल दी गैलेक्सीज स्टार। एंड इरेगुलर में क्या होता है कि जो गैलेक्सीज होती हैं वो जनरली ओल्ड होती हैं। ठीक है, ये हमारा एक शेप के बेसिस पे हमारी क्या हो गई, ये गैलेक्सीज हमने शेप के बेसिस में बता दी। ठीक है, फिर हम अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हम खुद की गैलेक्सी की बात करेंगे तो मिल्की वे एक स्पाइरल टाइप गैलेक्सी है। ठीक, अब इसमें ये हमारी अप्रोक्स 1 लाख लाइट ईयर्स इन डायामीटर है, डिस्क शेप्ड की हो गई मिल्की वे गैलेक्सी, बहुत स्लो रोटेट करती है अबाउट इट्स सेंटर। एंड ये काउंटर क्लॉकवाइज में हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करती है, रोटेट करती है स्लोली। जितने भी स्टार्स होते हैं, सन भी, ठीक है, अलोंग विद दी सोलर सिस्टम, ये रोटेट करते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सीज। एंड जो डिस्क होता है स्टार का वो थोड़ा सा सेंटर पे थिक होता है। ठीक है, तो थिक होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो स्टार है, मतलब जो सेंटर में कंसंट्रेशन ऑफ स्टार है वो ज्यादा है, इसीलिए जो डिस्क है स्टार का वो सेंटर में थिक है। ठीक है, एंड सन हमारा वी ऑल नो 27,000 लाइट ईयर जो है दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। एंड मिल्की वे गैलेक्सी एक ऐसा रिवर ऑफ लाइट की तरह दिखता है इन द नाइट स्काई, रनिंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्काई टू द अदर, इसीलिए इसको हम लोग आकाश गंगा भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारा गैलेक्सीज के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं स्टार। ठीक, स्टार एक हेवनली बॉडीज है लाइक द सन, एंड दे आर एक्सट्रीमली हॉट एंड हैव देयर ओन and have light of their own. Then stars are made up of vast cloud of hydrogen gas, some helium and dust. अब अगर हम स्टार की, ये क्या हो गया, स्टार हमारा सन की तरह है, ये भी एक्सट्रीमली हॉट होता है, खुद की लाइट होती है इनके पास। एंड जो स्टार होता है उसमें बहुत ज्यादा मतलब वो क्या होता है, स्टार कैसे बनता है कि एक लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, ये एक गुच्छा होता है, क्लस्टर ऑफ गैस होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस, हीलियम, डस्ट, ये सब होता है, उससे स्टार बनता है। सो स्टार ग्रो फ्रॉम दी लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस, दैट इज अ एक मोर कंडेंस्ड नेबुला। नेबुला में क्या होता है, ये क्लस्टर ऑफ गैसेस होता है नेबुला, बट स्टार थोड़ा सा ज्यादा कंडेंस्ड होता है नेबुला से। एंड ये जो क्लम्प्स होते हैं अपनी खुद की ग्रेविटी के अंदर और कंडेंस्ड होने लग जाते हैं। ठीक है, एंड वो हीट अप होते हैं। अब जब वो गर्म होते हैं, जब हीट अप होते हैं, तो उसके अंदर थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन चालू हो जाता है। सो क्या होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन चालू होता है तो हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में चेंज हो जाता है। एंड उसके बाद जब वो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, उसके साथ साथ वो क्या करता है, वो रेडिएशन एमिट करता है इंक्लूडिंग दी विजिबल लाइट। ठीक है, सो क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन होता है वो कंटिन्यूअसली हीलियम एटम्स में कन्वर्ट होता है, एंड बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, इसी प्रोसेस में रिलीज होता है, विजिबल लाइट भी रिलीज होता है। सो इट इज दिस हीट, इसी हीट और लाइट की वजह से क्या होता है, जो स्टार होता है वो शाइन करता है। सो स्टार क्या हो गया, स्टार एक तरीके से अगर हम बोलेंगे स्टार को, तो स्टार को हम ये बोल सकते हैं कि स्टार हमारा क्या है, is a hydrogen nuclear energy furnace so big that it holds together by itself। ठीक है, ये हम एक तरीके से स्टार को बोल सकते हैं। फिर स्टार अगर हम बात करें तो स्टार क्लासिफाइड हो सकते हैं अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, लाइक साइज, कलर, ब्राइटनेस एंड टेम्परेचर पे। ठीक, स्टार जो होंगे, एक और बात होती है, एक इंटरेस्टिंग बात होती है, बेसिकली स्टार जो होते हैं वो 3 कलर्स, स्टार जो होते हैं वो 3 कलर्स के हो सकते हैं। ठीक है, एक रेड, व्हाइट एंड ब्लू। एंड जो कलर होता है स्टार का वो डिटरमाइन करता है
स्टार का टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कंपेरेटिवली लो सरफेस टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब जो स्टार्स अगर जिसमें लो सरफेस टेम्परेचर होता है, सरफेस टेम्परेचर उनका कम होता है, तो वो रेड होता है। ठीक। अगर टेम्परेचर जो होता है वो हाई सरफेस टेम्परेचर हो, ठीक है, स्टार का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा हाई होता है तो वो व्हाइट होता है। बट अगर बहुत ज्यादा हाई सरफेस टेम्परेचर होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू होता है स्टार। ठीक, जैसे कि अगर ये स्टार हमारा कलर्स के बेसिस पे ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये कलर उनका सरफेस टेम्परेचर बताते हैं। अगर कुछ एग्जांपल ले स्टार का तो हम ले सकते हैं पोल, ठीक है, जिसको पोलैरिस बोलते हैं, सीरियस, वेगा, कैपेला, अल्फा सेंचुरा, बीटा सेंचुरा, प्रॉक्सिमा सेंचुरा। ये सारे हमारे कुछ स्टार्स के स्टार हो गए, ठीक है, नाम हो गए स्टार के। हमारा सन तो ऑफ कोर्स हो गया। तो ये स्टार के कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं, जो भी मैंने पोल स्टार की बात करी, पोलैरिस की, ठीक, तो जितने भी स्टार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। ठीक है, जितने भी स्टार होते हैं वो ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। ठीक, बट जो पोल स्टार होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट दी पोल स्टार, वो क्या होते हैं, वो पोल स्टार वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। सो ये ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अर्थ जो है, ठीक है, आगे हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ बेसिक्स में बता देती हूँ। जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे कैसे रोटेट करता है, वो वेस्ट टू ईस्ट करता है, राइट। सो जब अर्थ हमारा रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, तो जो स्टार होते हैं, स्टार हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर हम अपेरेंट मोशन देखेंगे स्टार का इन द स्काई ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो दस जो अपेरेंट मोशन होता है स्टार का इन द स्काई, वो क्या होता है, इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। सिंस हम खुद अर्थ पे खड़े हैं एंड अर्थ हमारा स्टेशनरी है, बट स्टार क्या हो रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं इन द स्काई, दस ये रोटेशन ही होता है अर्थ का ऑन इट्स एक्सिस, दैट हम स्टार्स की पोजीशन को चेंज होते हुए हम देख सकते हैं एज द नाइट प्रोग्रेसेस। ठीक है, बट एक्सेप्ट दिस पोल स्टार जो होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, बट बाकी की अगर हम देखेंगे स्टार, वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल यही है कि स्टार अर्थ मूव होता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक, एंड जब अर्थ मूव होता है वेस्ट टू ईस्ट, तो स्टार जो होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको मूव करते हुए दिखेंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एंड दस जो अपेरेंट मोशन होता है स्टार का, वो क्या होता है इन द स्काई, वो हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से वो हमें मोशन, स्टार का मोशन हमें दिखाई देता है। ठीक है, सो हम तो स्टेशनरी, अर्थ तो स्टेशनरी है हमारे लिए, बट हम देख रहे हैं कि स्टार मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बल्कि अर्थ भी अपनी एक्सिस में मूव ही कर रहे हैं, रोटेट ही कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया मूवमेंट ऑफ द स्टार, बाय द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नाइट स्काई। नेक्स्ट ये अब हमारा आता है बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। तो ये इसका डायग्राम है, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि हर एक स्टेज कैसे बताऊंगी, उसके बाद फिर इस डायग्राम पे हम आते हैं। सो पहले बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार की बात करेंगे। ठीक, तो जो रॉ मटेरियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, वो क्या है, वो मेनली हाइड्रोजन गैस है एंड कुछ हीलियम गैस है। एंड जो लाइफ साइकिल होती है स्टार की, वो कैसे स्टार्ट अगर हम देखेंगे तो कैसे होती है कि हाइड्रोजन गैस गैदर होते हैं एंड हीलियम गैस जो भी गैलेक्सीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम गैस गैदर होते हैं जो भी गैलेक्सीज में प्रेजेंट होता है, और वो डेंस क्लाउड बनाते हैं इन गैसेस का। एंड फिर जो स्टार जो होते हैं वो अपने ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से क्या होते हैं, वो फॉर्म्ड होते हैं जब ये ओवर डेंस क्लाउड होता है गैसेस के अंदर गैलेक्सीज। ओके, अब हम आते हैं बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। तो द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज मेनली हाइड्रोजन गैस एंड सम हीलियम गैस होता है। ठीक है, सो जो लाइफ साइकिल होती है स्टार की, वो कैसे स्टार्ट होती है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो होते हैं वो एक जगह गैदर हो जाते हैं गैलेक्सीज में, और फिर उसके बाद वो एक ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस की वजह से एक डेंस क्लाउड, हमें क्लाउड ऑफ गैसेस मिल जाते हैं। फिर इन्हीं ये जो ओवर डेंस क्लाउड जो होते हैं ऑफ द गैसेस जो गैलेक्सी में होते हैं, उनके ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से क्या होता है, स्टार फॉर्म होता है। अब हम वन बाय वन अगर देखते हैं तो पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटो स्टार। ठीक है, पहले क्या फॉर्म होता है, प्रोटो स्टार फॉर्म होता है। तो बिगनिंग में क्या होता है कि जो गैसेस होते हैं गैलेक्सी में, वो क्या होते हैं, मेनली हाइड्रोजन होते हैं और हीलियम होते हैं। ठीक है,
बट अगर हम देखेंगे जो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर होता है इन गैसेस का वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, -173 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर सिंस गैलेक्स गैसेस बहुत ही कोल्ड होता है, बहुत ही ठंडी होती है, टेम्परेचर उनका कम होता है, सो ये एक डेंस क्लाउड बना लेता है गैलेक्सी में, ठीक। टेम्परेचर कम होने की वजह से डेंस क्लाउड बनाता है गैलेक्सी में। उसके बाद ये जो क्लाउड होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। दे द क्लाउड गैस क्लाउड वाज वेरी लार्ज, की जो ग्रेविटेशनल एंड सो द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द वेरियस गैस मॉलिक्यूल्स वाज क्वाइट लार्ज, ठीक। ये जो डेंस जो क्लाउड ऑफ गैसेस होता है, गैस क्लाउड जो होता है, वो क्या होता है, वो बहुत बड़ा होता है। अब वो उसके वो इतना बड़ा होता है, उसी की वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो भी काफी ज्यादा होता है। एंड इसी ड्यू टू द लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स द गैस क्लाउड स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग एज अ होल। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस क्लाउड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, ठीक। तो जो गैसेस होती है अल्टीमेटली वो कंप्रेस्ड हो जाती है, और वो इतनी कंप्रेस्ड हो जाती हैं कि वो एक हाईली कंडेंस्ड ऑब्जेक्ट बनाती हैं, जिसको हम प्रोटोस्टार बोलते हैं। एंड प्रोटोस्टार एक तरीके से एक बहुत ह्यूज डार्क बॉल ऑफ गैस दिखता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार सिर्फ क्या है, वो स्टेज है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट स्टार। एंड प्रोटोस्टार क्या होता है, वो खुद की लाइट एमिट नहीं करता है, ठीक। सो अगर हम इस डायग्राम से देखेंगे, सो ये हमारा क्या हो गया, ये नेब्यूला हो गया, ठीक है, जो क्लस्टर ऑफ गैसेस हम बोलते हैं। फिर ये जो गैसेस होती हैं वो क्या होती है, इनकी टेम्परेचर कम हुआ, हाइड्रोजन हीलियम होता है, टेम्परेचर कम होता है, और इतनी सारी गैसेस होती हैं तो क्लाउड बहुत डेंस हो जाता है। अब क्लाउड बहुत डेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक, डेंस हुआ तो उसके तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगा तो क्या हुआ, गैस क्लाउड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंप्रेस्ड होगा, कंप्रेस्ड होगा तो एक हाईली कंडेंस्ड ऑब्जेक्ट बनाएगा, जिसको हम प्रोटोस्टार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक प्रोटोस्टार बोलेंगे, ठीक है। प्रोटोस्टार एक स्टार की तरह दिखता है, बट उसकी खुद की लाइट नहीं होती। एंड उसका बट इट्स कोर जो होता है उतना हॉट कोल्ड होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन फिर होने लग जाता है, जैसे हम बाद में अब देखेंगे। अब जैसे जो स्टार जो फॉर्म होगा फ्रॉम प्रोटोस्टार ये देखेंगे, ठीक। अब ये जो स्टार जो फॉर्म होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार, इस स्टेज में क्या होता है, जो हाईली कंडेंस्ड ऑब्जेक्ट होता है प्रोटोस्टार क्या होता है, वो चेंज हो जाता है स्टार में, जो खुद की लाइट एमिट करता है, ठीक। ये कैसे होता है, अब जो प्रोटोस्टार होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाईली डेंस गैशियस मास होता है उसमें, तो वो और कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है प्रोटोस्टार के पास, तो और कंडेंस होता है। अब जैसे ही प्रोटोस्टार कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, तो जो हाइड्रोजन एटम होते हैं इन द गैस क्लाउड, वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से बहुत फ्रिक्वेंटली, और इस कोलिजन की वजह से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है प्रोटोस्टार का, बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रोटोस्टार का, वो एकदम मिलियन ईयर्स तक चलता ही रहता है, ठीक, क्योंकि इनर टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है -173 डिग्री सेल्सियस इन द बिगनिंग टू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। अब इस हाई टेम्परेचर, अब ये हाइड्रोजन एटम कोलाइड कर रहे हैं, ठीक, प्रोटोस्टार के अंदर, ठीक, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो कोलाइड करने लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हाइड्रोजन एटम कोलाइड किए, अब इन कोलिजन की वजह से टेम्परेचर बढ़ा। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, तब तुम्हारा क्या शुरू हो गया, तब हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया, ठीक। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन का होने लग जाता है, इसमें क्या होता है कि 4 स्मॉल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होते हैं, ठीक है, 4 स्मॉल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एक बड़ा हीलियम न्यूक्लियस। 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या करते हैं, वो हमारा प्रोड्यूस करते हैं एक बड़ा हीलियम न्यूक्लियस, एंड फिर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। एंड फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग दिस फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म हीलियम, वो प्रोटोस्टार को ग्लो कराता है, एंड फिर वो स्टार बन जाता है। फिर ये स्टार शाइन करता है स्टेडली फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे अब ये हमारा प्रोटोस्टार बना। प्रोटोस्टार के बाद ये स्मॉल स्टार जो बनता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बनता है, हाइड्रोजन हमारा हीलियम में चेंज होता है उसकी वजह से ये बनता है,
ठीक है, तो वो और एमिट करता है हमारा, और अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये स्टार जो होता है वो क्या होता है, वो फिर शाइन करने लग जाता है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फाइनल स्टेजेस ऑफ स्टार्स, देखते हैं इसमें 3 स्टेजेस हम देख सकते हैं। तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ इट्स लाइफ, स्टार की लाइफ की बात करें, स्टार एक रेड जायंट फेज में पहुंच जाता है, जहां पे वो रेड जायंट स्टार बनता है। अब ये रेड जायंट स्टार कैसे बनता है? सो इनिशियली स्टार्स में क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये रेड जायंट स्टार, ठीक। अब रेड जायंट स्टार इनिशियली स्टार में हाइड्रोजन होता है, ठीक। जो हाइड्रोजन क्या होता है, वो कन्वर्ट होता रहता है हीलियम में, फ्रॉम सेंटर्स आउटवर्ड, फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स, ठीक। अब जब जो हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होता है, ठीक, वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, एंड फ्यूजन रिएक्शन, अगर मतलब जब सारा जितने भी हाइड्रोजन सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक, अब वो सब अगर बनाने, अब वो सब क्या करेंगे, वो सब धीरे 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 हीलियम में कन्वर्ट हो गए। अब जब सारे हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट है वो हीलियम में कन्वर्ट हो गया, तो फ्यूजन रिएक्शन तो जो कोर में चल रहा है, जो मिड में चल रहा है, वो तो बंद हो जाएगा, वो तो रुक जाएगा। देयरफॉर अल्टीमेटली जो मैटर होगा कोर में, वो क्या होगा, उसमें सिर्फ हीलियम रहेगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन तो एग्जॉस्ट हो गया ना, हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, हाइड्रोजन हीलियम में बन के सब उड़ गया, खत्म। तो अब क्या बचा, सिर्फ हीलियम बचा। अब इस फ्यूजन रिएक्शन के बंद होने से जो प्रेशर होगा कोर में, कोर ऑफ द स्टार, वो डिमिनिश होने लग जाएगा, ठीक, वो खत्म, वो कम होने लग जाएगा। तो कोर क्या होगा, कोर श्रिंक होगा अपनी खुद की ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि स्टार में ग्रेविटी हुई ना, तो अब खुद की ग्रेविटी की वजह से कोर श्रिंक हुआ। अब कोर श्रिंक होगा तो जो आउटर शेल होगा, ठीक है, या जो एनवलप होगा, मतलब ये कोर हुआ, तो जो आउटर शेल, जो बाहर की जो परत होगी, जो बाहर का सरफेस होगा, उसमें अभी भी थोड़े से हाइड्रोजन बचे हैं भाई। अंदर के तो सारे हाइड्रोजन खत्म, हीलियम बन के खत्म, और वो क्या हो रहा है, कोर हमारा श्रिंक हो रहा है अपनी खुद की ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन बंद हो गया। बट आउटर शेल या एनवलप में कुछ हाइड्रोजन अभी भी बचे हैं, तो वो अब आउटर सरफेस में क्या कर रहे हैं, वो फ्यूजन रिएक्शन कर रहे हैं, एंड वो एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं। बट इंटेंसिटी कम है, ठीक, इंटेंसिटी कम है, क्योंकि इतने भी नहीं है, इंटेंसिटी कम है। अब इन सारे चेंजेस की वजह से ओवरऑल इक्विलिब्रियम जो होगा स्टार का, वो खत्म हो जाएगा, वो अपसेट हो जाएगा, नॉट खत्म, वो खराब हो जाएगा, ठीक। एंड इन ऑर्डर टू रीएडजस्ट इट, स्टार क्या करेगा, स्टार को एक्सपैंड करना ही होगा, ठीक, अपने एक्सटीरियर, अपने आउटर रीजन में उसको थोड़ा तो एक्सपैंड करना होगा। अब जब वो एक्सपैंड कर रहा है अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, स्टार एक्सपैंड कर रहा है, तो जो स्टार होगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा, वो जायंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जायंट बन जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा बन जाएगा। एंड उसका कलर भी क्या होगा, वो रेड हो जाएगा। एज इट्स स्टे एट दिस स्टेज जो स्टार होगा वो रेड जायंट फेज में आ जाएगा, ठीक, रेड जायंट फेज में आ जाएगा। एंड जब रेड जायंट फेज में आ जाएगा, सो ये कब होगा, अगर हम अपने सन की बात करेंगे, ठीक, अगर हम तो वो रेड जायंट फेज में आएगा तो रेड जायंट स्टार बनेगा। बट अगर हम अपने सन की बात करेंगे तो अल्टीमेटली वो रेड जायंट स्टार कब बनेगा, 5,000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ, जब तक जिंदा नहीं होगा ऐसा कुछ भी, नो रिलैक्स। सो वो तब बनेगा 5,000 मिलियन ईयर, क्योंकि अभी भी उसके अंदर क्या बचा है, बहुत सारा हाइड्रोजन है, तो अभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, सो यू डोंट नीड टू टेक टेंशन, ठीक। अब एक्सपैंडिंग आउटर शेल जो होगा सन का, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ा मतलब इट विल बिकम सो बिग, एंड व्हेन इट विल बिकम सो बिग, तो वो क्या करेगा, वो जितने भी इनर प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, मर्करी, वीनस एंड इवन अर्थ तक का, वो इट विल इनगल्फ इट, ठीक है, वो क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा। सो रेड जायंट क्या होगा इस फॉर्म, जब स्टार हाइड्रोजन, उसके कोर में हाइड्रोजन नहीं बचेगा, ठीक, एंड जो फ्यूजन रिएक्शन जो होगा वो उसके एनवलप, वो आउटसाइड जो होगा कोर के स्टार्ट होने लग जाएगा, एंड एनर्जी रिलीज होगी। स्टार क्या होगा, एक्सपैंड करेगा अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो रेड जायंट स्टार जो है वो इतना, इट इज हॉट इनफ कि वो जो इट कैन टर्न, ये हम अभी आगे में, अगर अभी ये हमारा सॉरी, ये हमारा क्या हुआ, रेड जायंट स्टार का हुआ। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। अब यहाँ पे रेड जायंट फेस, ठीक है, पहले इस वाली चीज को अगर आप देखो,
कि after depending on its mass, red giant star can die out by becoming white dwarf star or by exploding as a supernova star, which ultimately ends in the formation of neutron star and black hole. So अगर हम इस पे आते हैं, ये रेड जायंट समझ में आ गया, ठीक है, एग्जॉस्ट हो गया अपना, वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। अब ये जब स्टार रीच करेगा रेड जायंट फेज पे, देन अब डिपेंड करता है मास के ऊपर कि वो स्टार जो है वो व्हाइट डॉट बनेगा या फिर वो क्या बनेगा, सुपरनोवा स्टार बनेगा या वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। ठीक, सो अगर हम व्हाइट डॉर्फ की बात करें, ठीक है, व्हाइट डॉर्फ स्टार की बात करेंगे, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, व्हाइट डॉर्फ की अगर हम बात कर रहे हैं, सो अगर मास जो है रेड जायंट स्टार का, वो अगर सन के मास से, हम अपनी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो अगर जो मास है रेड जायंट स्टार का, अगर वो सन के मास से सिमिलर है, सेम है, ठीक है, तो रेड जायंट स्टार क्या होगा, वो एक्सपैंड, उसका आउटर शेल या एनवेलप क्या होगा, वो एक्सपैंड नहीं करेगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, देन कंपेरेटिवली हाइड्रोजन फ्यूल कम बचा है प्रेजेंट इन इट, तो वो सब बहुत जल्दी जल्दी यूज्ड अप हो जाएगा, एंड सिर्फ अब कोर में क्या करेंगे, कोर में रेड स्टार के जो कोर होगा, ठीक है, वो ग्रेजुअली श्रिंक करेगा एक एक्सट्रीमली डेंस बॉल ऑफ मैटर में ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, क्या होगा अगर हमारा जो व्हाइट डॉर्फ है, ठीक है, जो व्हाइट डॉर्फ है, अगर वो हमारा सन के साइज के, सन के मास के इक्वल होता है, सिमिलर होता है, तो जो रेड जायंट स्टार होगा, वो अपना आउटर शेल या एनवेलप जो होगा उसका, इट वुड लूज इट्स एक्सपैंडिंग, बिकॉज देन जो कंपेरेटिवली स्मॉल अमाउंट, क्योंकि मास एक तरीके से सेम है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल अभी उसमें बचा है, तो वो जल्दी जल्दी वो यूज्ड अप होना चालू हो जाएगा। एंड अब सिर्फ कोर में क्या है, रेड जायंट स्टार के कोर जो होगा रेड जायंट स्टार का, वो ग्रेजुअली वो श्रिंक करेगा एक एक्सट्रीमली डेंस बॉल ऑफ मैटर में अपने ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। अब इतना ज्यादा, सिर्फ कोर में हीलियम कोर ही बचा है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं बचा है, तो अब एनॉर्मस श्रिंकिंग हो रही है हीलियम कोर की, तो जो टेम्परेचर हो रहा है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अब जब और ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो एक दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो हीलियम होगा वो कन्वर्ट कर देगा कार्बन में। ठीक है, जो लार्ज रेड जायंट्स होंगे वो इतने हॉट हो जाते, इतने गर्म हो जाते हैं कि वो क्या करेंगे, हीलियम जो होगा एट देयर कोर, वो हैवी मेटल्स में न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, तो हीलियम हैवी एलिमेंट्स लाइक कार्बन या कार्बन में चेंज होने लग जाएगा, कन्वर्ट होने लग जाएगा, एंड उससे क्या हुआ, हमारा एक एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, जब मास हमारा स्टार का, जब मास किसी भी स्टार का मास अगर सन के मास के इक्वल है कंपेरेटिवली, मतलब थोड़ा मास उसका कम हो जाता है ना, अगर स्टार और सन का मास इक्वल है, सो कंपेरेटिवली स्टार हैज अ स्मॉल मास, तो जितने भी हीलियम हुए अब वो कार्बन में कन्वर्ट हो गए एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। ठीक, फिर से फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाएगा। नाउ अब जब पूरी एनर्जी एक यूज्ड अप हो गई है, ठीक है, एज द एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस, मतलब पूरी न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो गया, अब एनर्जी जो हो गई वो प्रोड्यूस हो रही है इन द स्टार, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, एंड क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो गया, तो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही थी वो भी बंद हो गया, तो कोर क्या होगा, कोर और कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने खुद के वेट की वजह से, कोर और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कोर और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक छोटा सा क्या बन जाएगा, व्हाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा। ठीक है, सो वंस द स्टार रन्स आउट ऑफ फ्यूल, स्टार कोलैप्स करेगा अपनी खुद की ग्रेविटी में, एंड आउटर लेयर विल बी इजेक्टेड into the vastness of space, planetary nebula, and remains of star is devoid of fuel, तो उसमें they consist of degenerate matter with a very high density, white dwarf बना, white dwarf black becomes a black dwarf when it stops emitting light, जब वो अपना लाइट एमिट करना बंद कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा। सो व्हाइट डॉर्फ कैसे हमारा बनता है, कि जब मास जो होगा रेड जायंट स्टार का वो सिमिलर होगा सन का, तो रेड जायंट स्टार एक्सपैंड करना बंद कर देगा, एंड उसके अंदर क्या होगा, अभी भी जो है, जो हीलियम कोर होगा वो श्रिंक करेगा, और ज्यादा श्रिंक करने लग जाएगा, श्रिंक करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कोर का, टेम्परेचर बढ़ेगा कोर का,
तो एक दूसरा सेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा जिसमें हीलियम आपका क्या हो जाएगा, हेवियर एलिमेंट्स लाइक कार्बन में चेंज हो जाएगा। अब जब कार्बन में चेंज होगा तो एक्सट्रीमली बहुत एक्सट्रीम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, जब कार्बन भी आपका पूरा खत्म हो गया तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगी। एनर्जी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी तो कोर क्या होगा, कोर अब खुद के वेट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगा, ठीक है। जब वो खुद के वेट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगा तो वो एक व्हाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा। जब वो व्हाइट डॉर्फ स्टार जो होगा वो ब्लैक डॉर्फ कब बन जाएगा, जब वो लाइट एमिट करना बंद कर देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रेड जायंट से व्हाइट डॉर्फ बनने की जर्नी, ठीक। अब हम अगर आते हैं हमारा, किस पे आते हैं अब हम आते हैं सुपरनोवा पे आते हैं, या न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। सो इफ द इनिशियल मास ऑफ द स्टार इज मच मोर देन दैट ऑफ द सन, then the red giant star formed from its explosion in the form of supernova star, and the core of this exploding supernova star can shrink to form neutron star if the mass of the star was 1.44 times to 3 times the sun, or black hole if the mass of the star was more than 3 times the sun। ये 1.44 क्या हो गया, हमारा चंद्रशेखर लिमिट होती है, ठीक। अब सुपरनोवा स्टार कैसे बना, सुपरनोवा स्टार की जर्नी देखते हैं, ठीक। सो अब क्या हुआ कि अब जो रेड जायंट स्टार है, जब स्टार बहुत बड़ा बन गया, ठीक है, ये लार्ज स्टार बन गया, स्टार बड़ा बन गया, ठीक है, उसके बाद ये सुपर जायंट स्टार बना, सुपर या रेड जायंट स्टार बना। सो अब ये बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हीलियम है। अब स्टार बहुत बड़ा है तो क्या है, बहुत ज्यादा हीलियम है। सो अब ये जो कोर होगा जो हीलियम का बना है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, अपनी खुद की ग्रेविटी के अंदर क्या करेगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब इतने ज्यादा एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्यूजन होगा कार्बन का हीलियम का कार्बन में कोर में, एंड बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक। अब स्टार जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूल हीलियम है, सो बहुत ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है। एंड जिसकी वजह से जो आउटर शेल होगा रेड जायंट स्टार का वो एक्सप्लोड कर जाएगा। ये केस कब होगा, ये केस आपका तब होगा, सुपरनोवा वाला तब होगा जब आपका स्टार का जो मास है, ठीक है, वो सन के मास से 1.44 टाइम्स ज्यादा होगा, तब ये सुपरनोवा की कंडीशन आएगी। अगर वही स्टार, ठीक है, ये स्टार का मास सन के मास से 1.44 टाइम्स इक्वल है तो आपका व्हाइट डॉर्फ बनेगा। वही अगर ये स्टार का, ठीक है, सन के स्टार से 1.44 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, 1 पॉइंट इज मोर देन 1.44 टाइम्स ऑफ सन्स मास या सोलर मास, सोलर मास। सो क्या होगा, तब हमारा सुपरनोवा बनता है, ठीक है। तो अब इस मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, आउटर शेल और रेड जायंट का एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक। ये जो टाइप ऑफ एक्सप्लोजन होगा उसको ही हम बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक है। क्या, एज द लार्ज रेड जायंट स्टार कंडेंसेस it heat up even further, burning the last of its hydrogen and causing the star outer layer to expand आउटवर्ड्स, ठीक, एक्सपैंड होगा, एक्सप्लोजन हुआ, ठीक। आउटर लेयर में भी पूरा हाइड्रोजन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, अंदर भी हीलियम कार्बन में चेंज होकर खत्म हो जाएगा, और बाहर क्या होगा, एक्सपेंशन एक्सप्लोड हो जाएगा आउटर एनवेलप उसका। अब ये जो एनर्जी है वो रिलीज होगी इन 1 सेकेंड ऑफ अ सुपरनोवा। जो एनर्जी 1 सेकेंड सुपरनोवा में जो निकलती है वो इक्वल होगी टू द एनर्जी जो सन रिलीज करता है अबाउट 100 ईयर्स तक, ठीक है, वो इतनी ज्यादा उसकी एनर्जी निकलेगी। ये जो ट्रेमेंडस एनर्जी होगी वो पूरे स्काई को लाइट अप करेगी फॉर बहुत सारे दिन तक, ठीक है, फॉर मेनी डेज। एंड जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो जो क्लाउड ऑफ गैसेस होगी, ठीक, इन दी एनवेलप मतलब बाहर जो
बाहर के साइड पे, जो इसके आउटर शेल पे, जो एनवलप पे जो भी क्लाउड ऑफ गैसेस होगी वो क्या हो जाएगी, वो लिबरेट हो जाएगी इन द स्पेस। एंड जो गैसेस, जो एक रॉ मटेरियल की एंड मतलब ये जितनी भी एनवलप में जितनी भी गैसेस होगी, एनवलप में जितनी भी चीजें होगी, वो स्पेस में क्या होगा, वो स्पेस में लिबरेट हो जाएगी, स्पेस में चला जाएगा। और ये सारी जो गैसेस होंगी, जो क्लाउड ऑफ गैसेस होंगी, ठीक है, एनवलप में, वो क्या होगा, वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार। ठीक है। और ये जो हैवी कोर, अब बीच में ये हैवी कोर क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, हमारा आउटर एनवलप, इसमें क्या हो रहा है, आउटर शेल, आउटर एनवलप, सुपरनोवा में आउटर एनवलप एक्सप्लोड हो रहा है ना, अंदर तो एज सच कुछ नहीं हो रहा है। तो जो हमारा हैवी कोर जो है वो ऑलरेडी बचा हुआ है। ठीक, वो उसके जो कोर में जो हीलियम से एनर्जी, हीलियम से कार्बन में चेंज हो रहा था, ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो हैवी कोर अभी भी है, बस ऊपर जो एनवलप है वो एक्सप्लोड कर गया। ठीक, क्योंकि स्टार का मास सन या सोलर मास से 1.44 टाइम ज्यादा था। सो आउटर एनवलप क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ। अब जब वो आउटर एनवलप उसका एक्सप्लोड हुआ, सो उससे जितनी भी गैसेस निकलेंगी उससे नए स्टार्स बनेंगे। ठीक है, वो रॉ मटेरियल का काम करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार। और जो हैवी कोर बीच में बच जाएगा आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन, वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। एंड ये अल्टीमेटली, ठीक है, जो ये क्या होगा, ये जो हैवी कोर होगा बीच का, वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार कब बनेगा, ठीक है, ये हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, डेथ ऑफ द स्टार, ये हुआ। अब इसमें न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनेगा, अगर मास, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार कब बनता है, अगर जो मास जो होगा स्टार का वो 1.44, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार में 1.44, 1.44 टाइम्स टू 3 टाइम्स, अगर 1.44 टाइम्स टू 3 टाइम्स सन का या सोलर मास होगा, ठीक है, तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। वही अगर मास स्टार का 3 टाइम्स सन के स्टार से ज्यादा होगा, 3 टाइम्स द सन्स मास, ठीक है, तो ब्लैक होल बनेगा। इफ द मास इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर, gravity will be so strong that the neutron star will shrink further to become the black hole. अगर 1.44 टाइम्स टू 3 टाइम्स है सोलर मास या सन मास, तो न्यूट्रॉन स्टार बना। बट वही अगर 3 टाइम्स है द सन, ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स द सन और 3 टाइम्स द सन, तो जो न्यूट्रॉन स्टार होगा वो और श्रिंक होगा, और श्रिंक होके क्या बना देगा, वो ब्लैक होल बना देगा। सो न्यूट्रॉन स्टार में बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा डेंसर होता है। एंड ये व्हाइट डॉर्फ स्टार से ज्यादा डेंस होता है हमारा न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, सो ये हमारा दो हो गया। ठीक, अब हमारा आया ब्लैक होल का फॉर्मेशन। अगर देखेंगे तो ब्लैक होल एक बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है जिसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कि जो लाइट होती है वो भी नहीं स्केप कर सकती है। अगर आपने साइंस फिक्शन मूवीज देखा है, स्पेस मूवीज देखा है, तो उसमें हम लोग देखते हैं ना, ब्लैक होल दिखाता है। या इंटरस्टेलर मूवी अगर किसी ने देखी है तो उसमें ब्लैक होल बताया है, कॉन्सेप्ट उसका बताया है। ठीक है, और भी अगर आप देखोगे, मार्वल्स एजेंट ऑफ शील्ड देखोगे, तो उसमें भी एक एपिसोड में ब्लैक होल बताया है। तो ये ब्लैक होल बेसिकली क्या होता है कि उसके ना जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कि कोई भी चीज उससे स्केप नहीं कर सकती। जो भी चीज उसके आसपास आएगी वो उसको खींच ही लेगी। ठीक है, एंड ब्लैक होल अगर हम बात करेंगे कि ब्लैक होल कब फॉर्म होता है, ठीक है, तो ब्लैक होल आर फॉर्म बाय द इनडेफिनिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेवी न्यूट्रॉन स्टार अंडर द एक्शन ऑफ देयर ओन ग्रेविटी। मतलब अगर स्टार का साइज, ठीक है, अगर न्यूट्रॉन स्टार जो मास होगा, अगर उसका मास स्टार का 3 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है, 3 टाइम्स ज्यादा होगा, तो न्यूट्रॉन स्टार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो एक वेरी मैसिव स्टार, सुपरनोवा एक्सप्लोजन एक बहुत बड़े स्टार का होता है। देन जो गैशियस मैटर होता है जो आउटर शेल में प्रेजेंट होता है वो स्कैटर्ड हो जाता है स्पेस में, बट जो कोर होता है वो सरवाइव करता है ड्यूरिंग दी सुपरनोवा एक्सप्लोजन, क्योंकि कोर उसका थोड़ा सा
हैवी कोर होता है तो वो पीछे रह जाता है। ये जो हैवी कोर होता है सुपरनोवा का वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो श्रिंक करते हैं और न्यूट्रॉन स्टार बनाते हैं। अब अगर न्यूट्रॉन स्टार, अगर जो मास होगा स्टार का अगर वो 1.44 टाइम्स टू 3 टाइम्स होगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। बट अगर न्यूट्रॉन स्टार 3 टाइम्स सन के मास या सोलर मास से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो उसके ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। एंड जो वास्ट अमाउंट होगा जो प्रेजेंट होगा न्यूट्रॉन स्टार का, वो अल्टीमेटली वो एक मेयर पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वो पैक हो जाएगा। ठीक है, एंड ये इन्फिनिटली डेंस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है, एंड न्यूट्रॉन स्टार इतना ज्यादा श्रिंक होता है ना, इतना कि वो इतना डेंस हो जाता है कि ब्लैक होल से फिर कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, कुछ भी स्केप नहीं कर सकता उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से। वो सब कुछ अट्रैक्ट कर लेगा, इवन लाइट भी स्केप नहीं कर सकती उसके सरफेस से, वो इतना ज्यादा डेंस हो जाता है। एंड दिस इज बिकॉज जो ये इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, अब ब्लैक होल से लाइट भी स्केप नहीं कर सकती है, तो ब्लैक होल एक तरीके से इनविजिबल होता है, उसे देख नहीं सकते। बट अगर आपको ब्लैक होल का प्रेजेंस जानना है तो अगर वो आप कैसे जान सकते हो, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड की मदद से जो उसके नेबरिंग ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे कि अगर कोई स्टार है, वो सर्किल में घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, उसकी कोई भी, बट उसके सेंटर में हमें कोई विजिबल स्टार नहीं दिख रहा है, तो हम एक तरीके से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ब्लैक होल है वहां पे सेंटर में ब्लैक होल है। एंड ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हो रहा है, जो स्टार हो रहा है वो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड सर्किल में ऐसा घूम रहा है। ठीक है, ब्लैक होल के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, सो ये हमारा हो गया ब्लैक होल। अब हम आते हैं चंद्रशेखर लिमिट। अब हम इतना बात कर रहे हैं ना 1.44 टाइम्स द सोलर मास, ये मास वो मास। सो एक इंडियन साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो स्टार है अगर उसका मास 1.44 टाइम्स सोलर मास से कम होता है, ठीक है, या उसके इक्वल होता है, सिमिलर होता है, या 1.44 टाइम्स कम होता है, लेस होता है सोलर मास या सन मास के, तो वो स्टार क्या बन जाएगा, वो डॉर्फ स्टार बन जाएगा। मैक्सिमम लिमिट जो है मैक्सिमम लिमिट जो है सोलर मास की, वो उन्होंने 1.44 टाइम्स ही दी है। ठीक है, बट अगर स्टार जो है उसका मास 1.44 टाइम्स सोलर मास या सन के मास से ज्यादा होगा, ठीक है, सो ग्रेटर मास की वजह से उसके पास न्यूक्लियर फ्यूल थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक, एंड ज्यादा होगा, न्यूक्लियर फ्यूल तो ज्यादा होगा बट वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट भी कर लेगा। ठीक, अब जो सुपरनोवा में देखा उसका साइज जो है सन के या सोलर मास के 1.44 टाइम ज्यादा है रेड, अगर रेड जायंट स्टार का, सो वो क्या होगा, उसके पास न्यूक्लियर फ्यूल ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसका आउटर एनवेलप में जो बहुत जल्दी से न्यूक्लियर फ्यूल क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक, वो बड़ा होगा, मास ज्यादा है, न्यूक्लियर फ्यूल ज्यादा है, तो वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। जल्दी एग्जॉस्ट हुआ, कुछ नहीं बचा, तो आउटर एनवेलप क्या हो गया, एकदम से एक्सप्लोड हो गया। बट बीच में जो डेंस हैवी कोर बचा, ठीक है, वो अभी भी बचा रहा एंड वो न्यूट्रॉन या ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। एंड हैज स्टार हैविंग मच मोर देन सोलर मास, वो सुपरनोवा होता है, उसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। अगर 1.44 टाइम्स अगर होता है सोलर मास, अगर 1.44, अगर 1.44 टू 3 टाइम्स होता है, अगर वही 3 टाइम्स से ज्यादा होता है तो क्या होता है, ब्लैक होल बन जाता है। ये हमारे हो गई स्टार फॉर्मेशन की जर्नी। ठीक है, अब इसको सम अप कर लेते हैं, बर्थ या इवोल्यूशन ऑफ स्टार। ठीक, सो डायग्राम से जल्दी जल्दी सम अप करते हैं इसको। सो पहले क्या होता है, नेब्यूला होता है, क्लाउड ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, तो जो गैसेस होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और कुछ हीलियम होता है, पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, -173 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो गैसेस होती है वो बहुत ठंडी होती है, तो ठंडी होने की वजह से डेंस क्लाउड बनता है। डेंस क्लाउड बनता है तो क्लाउड बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हुआ तो ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा हुआ। अब ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा हुआ तो गैस क्लाउड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो गैस कंप्रेस्ड हुई तो एक हाईली डेंस ऑब्जेक्ट बना, जिसको हमने बोला प्रोटो स्टार। ठीक, अब प्रोटो स्टार क्या होते हैं, वो इतने हॉट नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो क्या होते हैं, लाइट एमिट नहीं करते हैं। फिर दूसरा आता है कि अब प्रोटो स्टार से स्टार कैसे बनता है। तो अब प्रोटो स्टार बहुत ज्यादा डेंस होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उस गैस क्लाउड में,
वो क्या करते हैं, वो कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। जब कोलिजन होता है हाइड्रोजन एटम का, तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा हाई टेम्परेचर की वजह से, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन का, वो होने लग जाता है। तब फिर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो 4 स्मॉल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज होते हैं, और वो एक बड़ा हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, और उसके पास बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या करती है, वो ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म हीलियम, वो प्रोटोस्टार को ग्रो करती है, एंड वो फिर स्टार बन जाता है। स्टार शाइन करता है, स्टडी होता है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। फिर एक आता है फाइनल स्टेजेस ऑफ स्टार्स लाइफ, जहां पे रेड जायंट फेज, जो स्टार होता है वो रेड जायंट फेज में एंटर करता है, वो रेड जायंट स्टार बनाता है। ठीक है, वो कैसे बनते हैं, जब स्टार जो होता है वो हाइड्रोजन से होता है, एंड वो न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज करता है। ठीक है, एंड इट फ्रॉम दी सेंटर, वो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ ठीक एनर्जी जाती है, एंड वो कन्वर्जन होता है। सब सारा हाइड्रोजन जो होगा कोर में, जब वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा हीलियम में, तो फ्यूजन रिएक्शन क्या हो जाएगा कोर का, वो बंद हो जाएगा। देयरफॉर अल्टीमेटली जो मैटर होगा कोर में, वो क्या होगा, उसके पास जो कोर का जो मैटर होगा वो सिर्फ हीलियम बचेगा। ठीक, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद हुआ तो प्रेशर जो होगा कोर का वो बहुत कम हो जाएगा, और कोर श्रिंक करने लग जाएगा, स्टार का कोर श्रिंक करने लग जाएगा अपनी खुद की ग्रेविटी के अंदर। बट आउटर शेल या एनवेलप में अभी भी हाइड्रोजन बचा है, तो वहां पे फ्यूजन रिएक्शन जारी रहेगा, वो एकदम चलता रहेगा, और वो एनर्जी लिबरेट करेगा, बट इंटेंसिटी क्या होगी, वो कम होगी। इसी सब चेंजेस की वजह से ओवरऑल इक्विलिब्रियम जो होता है स्टार का, वो खराब हो जाता है, अपसेट हो जाता है, एंड इन ऑर्डर टू रीएडजस्ट इट, स्टार एक्सपैंड करता है कंसिडरेबली अपने एक्सटीरियर रीजन में, अपने आउटर रीजन में, एंड इसकी वजह से, एक्सपेंशन की वजह से स्टार बहुत बड़ा बन जाता है, वो जायंट बन जाता है, और उसका कलर रेड हो जाता है, इसीलिए उसको हम रेड जायंट स्टार बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया रेड जायंट स्टार। अब जब एक्सपैंड होगा आउटर शेल सन का, अगर हम अपने सन की बात करें, तो 5000 मिलियन ईयर्स अभी बाकी है उसके एक्सपैंड होने में, रेड जायंट बनने में। वो रेड जायंट बनेगा तो इनगल्फ कर लेगा सारे इनर प्लैनेट्स को, जो मर्करी, वीनस, अर्थ को। ठीक है, बट अब ये रेड जायंट तो बन गया। अब रेड जायंट से भी दो होते हैं। ठीक है, या तो रेड जायंट आपका व्हाइट डॉर्फ बन सकता है, या फिर वो क्या बन सकते हैं, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। सुपरनोवा बनेगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से न्यूट्रॉन या ब्लैक होल। तो व्हाइट डॉर्फ कैसे बनता है, व्हाइट डॉर्फ तब बनेगा अगर जो मास होगा रेड जायंट स्टार का, वो सोलर मास के इक्वल होगा, 1.44 टाइम्स होगा या उससे कम होगा। ठीक है, तो जब उसके कम होगा, स्टार के जो मास होगा, ठीक है, वो कम होगा, तो रेड जायंट स्टार एक्सपैंड कर ही नहीं पाएगा। वो एक्सपैंड नहीं करेगा, तो वो एक्सपैंड नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज देन जो स्मॉलर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल जो होगा वो प्रेजेंट होगा, वो रैपिडली क्या होगा, वो रैपिडली पूरा यूज्ड अप हो जाएगा। ठीक, तो जो कोर ही बचेगा। अब जब कोर बचा, फिर जो कोर होगा वो श्रिंक करेगा डेंस बॉल में, एंड कोर के अंदर क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा। ठीक, बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा, जो भी बचा कुचा हीलियम होगा वो हेवियर एलिमेंट्स लाइक कार्बन में चेंज होने लग जाएगा। जब वो कार्बन में चेंज होगा, हेवियर एलिमेंट्स जो होगा वो कार्बन में चेंज होगा, तो क्या होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। बट फिर क्या हुआ कि ये कार्बन में भी एक बार हो गया, ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, फिर से फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाएगा। फ्यूजन रिएक्शन बंद हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस होना बंद हो गई। एनर्जी प्रोड्यूस होना बंद हो गई तो कोर फिर से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दिया अपने खुद के वेट के अंदर। फिर वो व्हाइट डॉर्फ स्टार बनाता है। व्हाइट डॉर्फ स्टार ब्लैक कब बन जाता है, जब वो लाइट एमिट करना बंद कर दे। ये हमारा हुआ व्हाइट डॉर्फ स्टार। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सुपरनोवा। सुपरनोवा में क्या होता है, जब अगर मास हमारा जो स्टार रेड जायंट स्टार है उसका मास अगर 1.44 टाइम्स ज्यादा होगा किसके, सोलर मास या सन के मास से, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब जैसे कि जो कोर होता है वो हीलियम से बनता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपने खुद की ग्रेविटी के अंदर। हायर एंड हायर टेम्परेचर होता है। इस हायर टेम्परेचर पे हीलियम कार्बन में चेंज होता है, लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब स्टार बिग है, मास उसका ज्यादा है, तो न्यूक्लियर फ्यूल जो होगा, हीलियम, न्यूक्लियर फ्यूल हीलियम जो होगा वो भी ज्यादा होगा। तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो आउटर शेल होगा वो क्या होगा, वो एक्सप्लोड कर जाएगा।
जब एक्सप्लोड करेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जो भी आउटर शेल में जो भी गैस पार्टिकल्स है, जो भी गैस मटेरियल है, वो पूरे स्पेस में स्कैटर्ड आउट हो जाएंगे। जब वो स्कैटर्ड आउट हो जाएंगे तो वो एक रॉ मटेरियल का काम करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार, ठीक। और हैवी कोर क्या होगा, उसका पीछे ही रह जाएगा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद स्टार का, रेड जायंट स्टार का हैवी कोर पीछे रह जाएगा। अब वो जो पीछे रह गया तो वो या तो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार में कब बदलेगा, अगर स्टार का मास 1.44 टाइम टू 3 टाइम्स अगर सन के होगा तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। अगर वही स्टार का मास, जो हैवी कोर है, ठीक है, उसका जो मास होगा वो अगर ज्यादा, अगर स्टार का मास जो होगा वो 3 टाइम्स द सन हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वो ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन स्टार हो जाएगा वो क्या होगा, हैवी कोर जो होगा सुपरनोवा का वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनाया। न्यूट्रॉन स्टार के पास, अब न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही हैवी है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना भी मैटर प्रेजेंट होगा न्यूट्रॉन स्टार में वो अल्टीमेटली एक मेयर पॉइंट ऑब्जेक्ट में पैक हो जाएगा। अब पैक होगा तो एक क्या बना देगा, वो इनफिनिटली वो एक डेंस ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको ब्लैक होल बोलेंगे, जिसकी ग्रेविटेशनल, फुल ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पूरी जर्नी फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समरी भी बता दी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आएगा, प्लीज डू लेट मी नो, ओके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।